आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 10 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 10 जिसका नाम है पूर्ति एवं पूर्ति का नियम। तो आइए जानते हैं पूर्ति और पूर्ति के नियम पाठ से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पूर्ति से आप क्या समझते हैं? पूर्ति से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, पूर्ति से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमत पर अपने उत्पाद को बेचने को तैयार होता है, पूर्ति कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है? दूसरा प्रश्न है, पूर्ति और स्टॉक में क्या अंतर है? उत्तर होगा, स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है, स्टॉक वस्तु की वह मात्रा है जो किसी समय विशेष पर बाजार में विक्रेताओं के पास मौजूद होता है। इसके विपरीत पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जिसे किसी निश्चित समय में तथा निश्चित कीमत पर विक्रेता बेचने को तैयार होता है। तीसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है, व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, किसी वस्तु की एक फर्म के द्वारा बाजार में की गई पूर्ति को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु को बाजार में सभी फर्मों के द्वारा की गई पूर्ति को बाजार पूर्ति के नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न है, पूर्ति अनुसूची अथवा पूर्ति तालिका से आप क्या समझते हैं? पूर्ति अनुसूची अथवा पूर्ति तालिका से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली मात्राओं को, विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु की बेची जाने वाली मात्राओं को यदि तालिका में व्यक्त कर दिया जाए तो इसे पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। पांचवा प्रश्न है, पूर्ति व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची अथवा व्यक्तिगत पूर्ति तालिका से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, एक विक्रेता किसी समय अवधि विशेष में, एक विक्रेता किसी समय अवधि विशेष में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार होता है, यदि उसे तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इसे व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के नाम से जानते हैं। छठा प्रश्न है, बाजार पूर्ति अनुसूची अथवा बाजार पूर्ति तालिका से आप क्या समझते हैं? बाजार पूर्ति अनुसूची अथवा बाजार पूर्ति तालिका से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, बाजार की सभी फर्में अथवा विक्रेता मिलकर विभिन्न कीमतों पर बाजार में कुल जितनी मात्रा बेचने को तैयार होता है या तैयार रहता है, इसका प्रदर्शन एक तालिका के रूप में करना बाजार पूर्ति तालिका कहलाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ति वक्र क्या है? उत्तर होगा, पूर्ति की तालिका को यदि ग्राफ पेपर के माध्यम से व्यक्त किया जाए, पूर्ति की तालिका को यदि ग्राफ पेपर के माध्यम से व्यक्त किया जाए तो इसे हम पूर्ति वक्र के नाम से जानते हैं। आठवां प्रश्न है, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या है? उत्तर होगा, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका को ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करना या ग्राफ पत्र पर प्रदर्शित करना व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाता है। नौवां प्रश्न है, बाजार पूर्ति वक्र क्या है? उत्तर होगा, बाजार पूर्ति तालिका को ग्राफ पेपर पर अंकित करके या करना बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। 10वां प्रश्न है, पूर्ति फलन क्या है या पूर्ति फलन से आप क्या समझते हैं? पूर्ति फलन क्या है या पूर्ति फलन से आप क्या समझते हैं?
आपका उत्तर होगा वस्तु की पूर्ति एवं इसके निर्धारक तत्वों के बीच, वस्तु की पूर्ति एवं इसके निर्धारक तत्वों के बीच कार्यात्मक अथवा फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन के नाम से जानते हैं। 11वां प्रश्न है पूर्ति के नियम को लिखें। पूर्ति के नियम को लिखें। उत्तर होगा यदि अन्य बातें समान रहे तो, यदि अन्य बातें समान रहे तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है उसकी पूर्ति भी बढ़ती जाती है, तथा जैसे जैसे कीमत कम होती जाती है उसकी पूर्ति भी कम होती जाती है। अर्थात वस्तु की पूर्ति और वस्तु की कीमत में धनात्मक संबंध होता है। यह पूर्ति का नियम हमें स्पष्ट करता है। 12वां प्रश्न है पूर्ति विस्तार या पूर्ति वक्र संचलन से आप क्या समझते हैं। पूर्ति विस्तार या पूर्ति वक्र संचलन से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा कीमत के कम होने पर पूर्ति में कमी, कीमत के कम होने पर पूर्ति में कमी तथा कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति में वृद्धि को पूर्ति संचलन या पूर्ति विस्तार के नाम से जाना जाता है। 13वां प्रश्न है पूर्ति का विस्तार या पूर्ति के संकुचन से आप क्या समझते हैं। पूर्ति के विस्तार या पूर्ति के संकुचन से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा जब किसी वस्तु की केवल कीमत पर, जब किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन पर पूर्ति में परिवर्तन होता है तब उसे पूर्ति का संकुचन या पूर्ति का विस्तार कहते हैं। 14वां प्रश्न है पूर्ति विस्तार क्या है। आपका उत्तर होगा अन्य बात समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है तो इसे हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति यदि बढ़ जाती है तो इसको हम पूर्ति विस्तार के नाम से जानते हैं। 15वां प्रश्न है पूर्ति का संकुचन से आप क्या समझते हैं। 11वां प्रश्न क्या है पूर्ति का संकुचन से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा अन्य बातों के समान रहने पर, ध्यान देंगे, अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी कीमत, अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति में कमी, तो पूर्ति में होने वाले कमी को हम पूर्ति के संकुचन के नाम से जानते हैं। 16वां प्रश्न है पूर्ति में वृद्धि से आप क्या समझते हैं। पूर्ति में वृद्धि से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा वस्तु की कीमत समान रहने पर, वस्तु की कीमत समान रहने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है अथवा कीमत कम होने पर पूर्ति समान रहती है तो दोनों ही इस परिस्थितियों में इस परिवर्तन को हम पूर्ति में वृद्धि के नाम से जानते हैं। 17वां प्रश्न है पूर्ति में कमी से आप क्या समझते हैं। पूर्ति में कमी से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा वस्तु की कीमत समान रहने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाए अथवा कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति समान रहे तो इस परिवर्तन को हम पूर्ति में कमी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ति में वृद्धि के क्या कारण हैं। पूर्ति के बढ़ने के क्या कारण हैं। उत्तर होगा पूर्ति में वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तकनीक में प्रगति, नंबर 2 स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी, नंबर 3 उद्योग में फर्मों की संख्या में वृद्धि, नंबर 4 भविष्य में कीमत घटने की संभावना, नंबर 5 कर की दरों में कमी, नंबर 6 अनुदान में वृद्धि, नंबर 7 उत्पादकों के उद्देश्य में परिवर्तन। 19वां प्रश्न है पूर्ति में कमी के कारणों को लिखें। पूर्ति में कमी के कारणों को लिखें। आपका उत्तर होगा पूर्ति में कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 मशीन एवं तकनीक पुरानी होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि। दूसरा उत्पादन साधनों की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में होने वाला वृद्धि। तीसरा स्थानापन्न वस्तुओं की
कीमत में वृद्धि। चौथा, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी। पांचवा, निकट भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना। छठा, फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन। और 20वां नंबर प्रश्न है, पूर्ति विस्तार एवं पूर्ति वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। पूर्ति विस्तार एवं पूर्ति वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, पूर्ति विस्तार तथा पूर्ति वृद्धि में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, पूर्ति विस्तार का अर्थ है वस्तु की ऊंची कीमत पर उसकी अधिक पूर्ति, जबकि पूर्ति वृद्धि का अर्थ है समान कीमत पर अधिक पूर्ति अथवा कम कीमत पर उतनी ही पूर्ति। दूसरा अंतर, पूर्ति विस्तार का प्रमुख कारण है अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि होना, जबकि पूर्ति वृद्धि का कारण है वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य घटकों में परिवर्तन। तीसरा, पूर्ति विस्तार उसी वक्र पर ऊपर की ओर अर्थात दाहिने की ओर चलता है, जबकि पूर्ति वृद्धि पूर्ति वक्र पर दाईं की ओर खिसक जाता है। 21वां प्रश्न है, पूर्ति संकुचन एवं पूर्ति में कमी। पूर्ति संकुचन एवं पूर्ति कमी में अंतर स्पष्ट करें। आप लिखेंगे कि पूर्ति संकुचन एवं पूर्ति में कमी के निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, पूर्ति संकुचन का अर्थ है वस्तु की कम कीमत पर उसकी कम पूर्ति, जबकि पूर्ति में कमी का अर्थ है उसी कीमत पर कम पूर्ति अथवा ऊंची कीमत पर उतनी ही पूर्ति। दूसरा अंतर है, पूर्ति संकुचन में उसी पूर्ति वक्र पर पूर्ति की रेखा नीचे की ओर संचलन करती है, जबकि पूर्ति में कमी में पूर्ति वक्र की रेखा बाईं ओर खिसक जाती है। 22वां प्रश्न है, पूर्ति के नियम की मान्यताओं को लिखें। अब लिखेंगे पूर्ति के नियम की प्रमुख मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बाजार में विक्रेताओं और क्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाजार में विक्रेताओं और क्रेताओं के आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तीसरा, उत्पत्ति के साधनों की कीमत स्थिर रहनी चाहिए। चौथा, तकनीकी ज्ञान का स्तर स्थिर रहना चाहिए। पांचवा, सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। छठा, क्रेता तथा विक्रेता की रुचि आदत फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और 23वां प्रश्न है, पूर्ति के नियम के अपवाद को लिखें। पूर्ति के नियम के अपवाद को लिखें। अब लिखेंगे पूर्ति के नियम के प्रमुख अपवाद निम्नलिखित हैं। पहला, पूर्ति का नियम कृषि वस्तुओं पर ही नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि अनेक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ के कारण कृषि उत्पादित वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी उसकी पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं है। दूसरा, नाशवान वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि विक्रेता वस्तु के नष्ट होने के भय से कम कीमत पर अधिक वस्तु की मात्रा बिक्री कर देता है। तीसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं में यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इन वस्तुओं की पूर्ति सीमित होती है और कीमत बढ़ने पर इसकी पूर्ति बढ़ाना संभव नहीं है। 23वां प्रश्न है, 24वां नंबर प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन कौन है। वस्तु के पूर्ति के निर्धारक घटक कौन कौन है। आप लिखेंगे वस्तु के पूर्ति के निर्धारक घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तु की कीमत। किसी वस्तु के पूर्ति तथा कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। सामान्य दशाओं में कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और कीमत कम होने से पूर्ति घटती है। दूसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत, अर्थात किसी वस्तु विशेष की पूर्ति अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत से अप्रत्यक्ष रूप से सम्मानित होती है। तीसरा, उत्पादन साधनों की कीमत। उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ने पर उत्पादन लागत बढ़ती है, जिसके कारण उत्पादकों को लाभ घटता है और वह उत्पादन कम कर देते हैं। इसके विपरीत उत्पत्ति के साधनों की कमी उत्पादन लागत में कमी करके पूर्ति को बढ़ाना। उसके बाद तकनीकी स्तर में परिवर्तन। पांचवा होगा फर्मों की संख्या। फर्मों की संख्या अधिक होने पर पूर्ति ज़्यादा होती है और फर्मों की संख्या कम होने पर पूर्ति कम होती है। छठा होगा फर्म का उद्देश्य। फर्म का उद्देश्य है अधिकतम लाभ कमाना, तो केवल अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति करेंगे और कम कीमत पर पूर्ति कम हो जाएगी। 13 अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 10 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।